सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। चलिए शुरू करते हैं हिंदी पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि MPTET, CTET आदि जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। चलिए पहले ही प्रश्न से शुरू कर रहा हूं। आप लोग ये वीडियो अपने मित्रों को भी शेयर करें और जितना हो सके आप लोग अधिक से अधिक टेलीग्राम ग्रुप सुविज्ञा पर विजिट करें और वहां पर आप लोग देखें कि आपको कौन सी PDF चाहिए है। तो वहां पर बहुत सारी PDF है जिससे आप लोग जो वर्ग 3 की तैयारी अभी कर रहे हैं या फिर CTET के लिए भी, तो वहाँ पर आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और आप इंस्टाग्राम से भी जुड़ें जिससे कि कोई आपको मैसेज करना हो, कोई जानकारी चाहिए हो तो वहाँ पर दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, हिंदी भाषा शिक्षण में मूल्यांकन प्रक्रिया है। क्या कह रहे हैं? हिंदी भाषा शिक्षण में मूल्यांकन प्रक्रिया है। तो कैसी है मूल्यांकन प्रक्रिया? ऑप्शन दिए हुए हैं, मात्रात्मक है, गुणात्मक है या फिर वर्गात्मक है या फिर मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों है। तो हिंदी भाषा शिक्षण में जो मूल्यांकन प्रक्रिया है वो गुणात्मक भी है और मात्रात्मक भी है। तो ये रहेगा सही उत्तर। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। कैसे किया जाता है मूल्यांकन? तुक मिलाने की क्षमता के आधार पर, शब्दों के अर्थ समझने की क्षमता के आधार पर, भाषा की शुद्धता पर या फिर प्रवाह के साथ बोलने पर। तो क्या कह रहे हैं? प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। कैसे किया जाता है? देखिए स्तर दिया हुआ है प्राथमिक, तो अपन को प्राथमिक स्तर के लेवल जैसा ही आंसर ढूंढना है। उत्तर सही क्या होगा? सेकंड वाला, शब्दों के अर्थ समझने की क्षमता के आधार पर। मतलब कि शब्दों को समझ रहा है बालक की नहीं समझ रहा है। और यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर जब भाषा शिक्षण होना है तो ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि बच्चों को शब्दों का ज्ञान है कि नहीं। ये रहेगा सही उत्तर दूसरा वाला। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जहाँ पर दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प में पढ़कर अर्थ ग्रहण किया जाता है? पठित्वात् अर्थ ग्रहण आप लोगों ने संस्कृत में पढ़ा होगा, संस्कृत पेडागोजी में। तो दिए गए विकल्पों में किस विकल्प में पढ़कर अर्थ ग्रहण किया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है, पढ़ना सुनना, बोलना लिखना या फिर लिखना पढ़ना या फिर सुनना और बोलना। तो सही क्या रहेगा? पहला वाला, पढ़ना और सुनना, मतलब कि पहले पढ़ा जाएगा ये कहा। तो दिए गए विकल्पों में से पढ़कर अर्थ ग्रहण, पठित्वात् अर्थ ग्रहणम, ये होता है यहाँ पर। ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में किस विकल्प में पढ़कर अर्थ, हाँ ये हो चुका है। आगे चलते हैं। बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए पढ़ने की कुशलता की यहाँ पर बात की गई है कि बच्चों में पठन कुशलता का विकास, ध्यान से, बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं पहले, भाषिक संरचनाओं का अभ्यास। दूसरा दिया हुआ है, अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान। तीसरा, विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री। चौथा, पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास। सही उत्तर रहेगा थर्ड, जो कि दिया हुआ है विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री। मतलब कि जब भी पठन कुशलता का कार्य कर रहा है, बच्चों में पठन कुशलता विकसित करने के लिए तैयार है अध्यापक या अभ्यास करा रहा है, तो बहुत सारी सामग्रियों को इकट्ठा करना होगा कि जिससे बच्चों की रुचि बढ़े और पठन कुशलता का विकास हो। तो ये रहेगा सही। तो उससे संदर्भित उसे सामग्रियाँ जुटानी पड़ेंगी। आगे चलते हैं। याशी है, जो कि याशी की अध्यापिका निश्चित समय अंतराल पर मौखिक, लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा लेती है। क्या कह रहे हैं? कौन कौन सी परीक्षाएं हैं? एक तो निश्चित समय अंतराल में ले रही है, मौखिक ले रही है, लिखित ले रही है और प्रयोगात्मक परीक्षा ले रही है। तो जो अध्यापिका है वो मूल्यांकन करने के लिए किस प्रविधि का प्रयोग कर रही है? ध्यान रखना आप लोग, एक निश्चित अंतराल में मौखिक भी है, लिखित भी है और प्रयोगात्मक परीक्षा भी है। तो तीनों परीक्षाएं ले रही है। सही उत्तर क्या रहेगा इसका? ये रहेगा सही, परिणामात्मक प्रविधि। परिणामात्मक प्रविधि का प्रयोग कर रही है वो, गुणात्मक प्रविधि नहीं होगा, दोनों भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। सही क्या रहेगा? जो फर्स्ट दिया है, परिणामात्मक प्रविधि का प्रयोग कर रही है अध्यापिका। आगे चलते हैं। राधिका सस्वर पठन के समय विराम चिन्हों का ध्यान नहीं रखती है।
देखिए, विराम चिन्हों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि अर्थ का अनर्थ हो सकता है यदि एक विराम चिन्ह ना लगाया जाए, तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। कह क्या रहे हैं, राधिका सस्वर पठन के समय विराम चिन्हों का ध्यान नहीं रखती है, उसके द्वारा ऐसा करने से हो सकता है, क्या हो सकता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा प्रभाव, ये गलत है। श्रोता को समझने में कठिनाई होगी, हाँ ये होगा। विराम चिन्ह अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी गलत है, और मधुर भी गलत है। तो क्या रहेगा, जो दूसरा है, श्रोता को समझने में कठिनाई होगी, वो आता है ना, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, ये वाला एक विराम चिन्ह से पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। आगे चलते हैं। लेखन कौशल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर लेखन कौशल के विषय में एक कथन पूछा है कि कौन सा कथन लेखन कौशल के विषय में सही नहीं है, मतलब सही है, नहीं है नहीं, सही है, हाँ, कौन सा कथन सही है। तो लिखते समय विषय अधिक महत्वपूर्ण होता है, वर्तनी नहीं। ठीक, ध्यान रखें क्या कहा, लेखन कौशल के बारे में पूछा है कि लेखन कौशल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है। तो लिखते समय विषय अधिक महत्वपूर्ण होता है, वर्तनी नहीं, ये कह रहे हैं पहला। तो ये तो गलत हो जाएगा, वर्तनी की भी आवश्यकता है। आगे चलते हैं। शिरोरेखा का प्रयोग अपनी छात्र इच्छानुसार कर सकते हैं। तो ये भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि शिरोरेखा का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा स्पष्ट रहेगा। आगे चलते हैं। हिंदी में पूर्ण विराम के इस चिन्ह के स्थान पर अंग्रेजी भाषा के विराम हैं, ये भी गलत है। या फिर जो ये वाला लगा देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा के विराम चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल से गलत है। मतलब कि हिंदी भाषा में जो विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं ये वाला, और अंग्रेजी में ये वाला डॉट वाला, तो ये तो गलत हो जाएगा। लेखन के लिए केवल मानक वर्णों का ही प्रयोग उचित है, ये रहेगा बिल्कुल सही उत्तर, करेक्ट। मतलब कि जो व्याकरण सम्मत वर्ण हैं, मानक वर्ण हैं, उनका ही प्रयोग होना चाहिए लेखन कौशल में, तब वो श्रेष्ठ लेखन माना जाएगा। आगे चलते हैं। वाक्य लिखते समय आवश्यक स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग नहीं किया गया है। क्या कह रहे हैं कि वाक्य लिखते समय आवश्यक स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग नहीं किया गया है, या गलत किया गया हो तो क्या होगा। अब यहाँ पर अल्प विराम की चर्चा की जा रही है कि यदि अल्प विराम या तो सही समय पर नहीं लगा हो, या फिर गलत जगह पर लगा हो, तो फिर एक बार और देख लें। वाक्य लिखते समय आवश्यक स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग नहीं किया गया हो, क्या होगा, इससे कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, पहला प्रश्न है। ये तो गलत है, क्योंकि प्रभाव तो पड़ता है, प्रभाव पड़ भी सकता है, और नहीं ये भी गलत है, क्योंकि प्रभाव पड़ेगा। वाक्य अशुद्ध हो जाएगा तथा अर्थ भी बदल जाएगा, बिल्कुल सही, यह है सही उत्तर। वाक्य अधूरा रह सकता है, लेकिन जो ज़्यादा सही उत्तर है वो क्या है, वाक्य लिखते समय आवश्यक स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग नहीं किया गया या फिर गलत किया गया तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा तथा अर्थ भी बदल जाएगा, ये रहेगा सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया है ऊपर लिखे वाक्यों को देखकर लिखना कहलाता है। मतलब कि कहीं भी कोई वाक्य लिखे हुए हैं ऊपर और उनको फिर देख करके अपन लिख रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, क्या सुलेख कहलाएगा, अनुलेख कहलाएगा, श्रुतलेख कहलाएगा, या फिर लिखित अभिव्यक्ति कहलाएगी। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं अनुलेख। कुछ भी लिखा हुआ है और उसे अपन देख करके फिर से पुनः लिख रहे हैं, ये अनुलेख के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जहां दिया है अध्यापक द्वारा बनाए गए बिंदुओं से वर्ण बनाने का प्रयास छात्र लेखन कौशल की किस विधि में करता है। ध्यान से, अध्यापक द्वारा बनाए गए बिंदुओं से वर्ण बनाने का प्रयास छात्र लेखन कौशल की किस विधि में करता है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, ऐसा 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 ये करके बिंदुओं से बना करके अपन ने आ बना दिया, ये हमने इसको जोड़ दिया ऐसा। तो ऐसा जब वो बनाता है तो यहाँ पर वो विधि बतानी है। पहला है स्वतंत्र अनुकरण विधि, दूसरा है मॉन्टेसरी विधि, तीसरा है जैकाटॉट पद्धति या फिर जैकाटॉट विधि, या फिर रूपरेखानुकरण विधि। क्या होगा इसका सही उत्तर, तो यही रहेगा सही, रूपरेखानुकरण विधि जो है ये रहेगा सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है आँख, कान तथा हाथ का प्रयोग किस शिक्षण विधि के लिए आवश्यक माना जाता है। क्या कह रहे हैं, कौन कौन से, आँख, कान तथा हाथ का प्रयोग किस शिक्षण विधि के लिए आवश्यक माना जाता है।
तो किस शिक्षण विधि के लिए आवश्यक माना जाता है? रूपरेखानुकरण विधि के लिए, जैकार्ट विधि के लिए, मॉन्टेसरी विधि के लिए या फिर स्वतंत्र अनुकरण विधि के लिए? तो किस विधि के लिए माना जाता है? आँख, कान और हाथ का प्रयोग किस विधि के लिए आवश्यक माना जाता है, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर रहेगा मॉन्टेसरी पद्धति के लिए, तीसरा होगा सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है यदि अध्यापक सेब के चित्र को देखकर छात्रों से उसके विषय में कुछ वाक्य बोलने के लिए कहे तो यह किस कौशल से संबंधित है? देखिए बोलने की चर्चा है, डायरेक्ट अपन को पॉइंट पकड़ना है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? बोलने की चर्चा है और कौशल नीचे दिए हुए हैं, तो फिर कौन सा कौशल होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है लेखन कौशल, दूसरा मौखिक कौशल, तीसरा वाचन कौशल, चौथा क्या दिया हुआ है? श्रवण कौशल। तो यदि अध्यापक सेब के चित्र को देखकर छात्रों से उसके विषय में कुछ वाक्य बोलने के लिए कहे तो वह जो कौशल है वो संबंधित होगा, किस कौशल से संबंधित होगा? तो सही उत्तर क्या रहेगा? मौखिक कौशल, मतलब कि वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहा है अपने शिक्षक के सामने। तो ये जो दिया हुआ है दूसरे नंबर वाला, ये रहेगा सही उत्तर, और बिल्कुल देखने से ही पता चल रहा था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। दैनिक कार्यों में सबसे अधिक किन दो कौशलों का प्रयोग किया जाता है? देखिए ध्यान रखना आप लोग, दैनिक कार्य हैं, दैनिक कार्यों में सबसे ज़्यादा प्रयोग किन कौशलों का किया जाता है? ऑप्शन पहला दिया हुआ है लेखन और पठन कौशल का, दूसरा मौखिक अभिव्यक्ति तथा भाषण कौशल का, या फिर मौखिक अभिव्यक्ति तथा श्रवण कौशल का, या लेखन और मौखिक। तो लेखन का तो अपन काट ही देंगे जहाँ जहाँ लेखन है, क्योंकि बहुत कम प्रयोग होता है, जब कुछ आवश्यक हो तभी होगा। जहाँ श्रवण कौशल हो वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुनना हर जगह होगा। आप लिखना हर जगह नहीं होगा ना, बोलना हर जगह, लेकिन सुनना तो एक ऐसी प्रक्रिया है कि आपको फिर लगाना पड़ेगा कानों में कुछ, तो वो तो हो नहीं पाता है। तो यहाँ दिख रहा है देखिए श्रवण, तो सही क्या रहेगा? मौखिक अभिव्यक्ति तथा श्रवण कौशल, ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। जो बच्चे सुन नहीं सकते तो उनके लिए क्या है? वह शीघ्र भाषा सीख जाते हैं, ये कह रहे हैं। उन्हें भाषा सीखने में समय लगता है, दूसरा दिया हुआ है। वह भाषा सीख नहीं सकते, तीसरा दिया हुआ है। वह भाषा का बस लिखित रूप प्रयोग करेंगे। तो जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं उन्हें भाषा सीखने में थोड़ा सा समय लगता है, ये कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उन्हें भाषा सीखने में थोड़ा सा समय लगेगा, समझने में समय लगेगा, ये होगा सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है वर्णोच्चारण विधि का प्रयोग किस भाषा कौशल में किया जाता है? ध्यान से, वर्णोच्चारण विधि है उसका प्रयोग किस भाषा कौशल में किया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं पठन कौशल में, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल में, लेखन कौशल में, या फिर पठन कौशल में। तो वर्णोच्चारण विधि की चर्चा है, तो वर्णोच्चारण विधि का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? पठन कौशल में किया जाता है, ये रहेगा इसका सही उत्तर, पठन कौशल में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है नीचे दिए गए विकल्पों के आधार पर बताइए कि बच्चे किस विषय में अधिक रुचि लेते हैं। क्या कह रहे हैं? नीचे दिए गए विकल्पों के आधार पर आपको बताना है कि बच्चे किस विषय में अधिक रुचि लेते हैं। तो कठिन विषय में पहला ऑप्शन है, सरल विषय में दूसरा ऑप्शन है, जिन विषयों को उनके जीवन से जोड़ा गया हो। क्या कह रहे हैं? जिन विषयों को उनके जीवन से जोड़ा गया हो उन विषयों से, या फिर सिनेमा या साहित्य में। तो कहाँ पर ज़्यादा रुचि लेते हैं? नीचे दिए गए विकल्पों के आधार पर बताइए कि बच्चे किस विषय में ज़्यादा रुचि लेते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, जिन विषयों से उसके जीवन को जोड़ा गया हो उन विषयों में वो ज़्यादा रुचि लेते हैं, ये रहेगा सही। शिक्षण के सभी आयामों में से नियमों या सिद्धांतों को शिक्षार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास क्या कहलाता है? क्या कह रहे हैं? शिक्षण के सभी आयामों में से नियमों तथा सिद्धांतों को शिक्षार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास क्या कहलाता है? क्या रहेगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 4 सामान्यीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, सामान्यीकरण। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया हुआ है कई बार ऐसा होता है कि शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए विषय को समझ नहीं पाते हैं।
ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या कहा? कई बार ऐसा होता है कि शिक्षार्थी जो हैं वो शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए विषय को नहीं समझ पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? उसे इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए, पहला ऑप्शन है। या फिर उसे केवल अपना पाठ्यक्रम पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए, या फिर उसे दिए गए विषय को उदाहरण द्वारा समझाना चाहिए, या फिर उसे उन शिक्षार्थियों को सजा देनी चाहिए जो विषय को नहीं समझ रहे हैं। तो क्या रहेगा सही उत्तर? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा सही जो है वो तीसरे नंबर वाला है कि उस दिए गए विषय को उदाहरणों के द्वारा समझाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शिक्षक जो है वो पाठ्यक्रम पूरा करने पर जोर देने लगे। आगे चलते हैं। पलक प्रसिद्ध व्याकरण शास्त्री की पुस्तकों को पढ़कर ध्यान से क्या कह रहे हैं? पलक प्रसिद्ध व्याकरण शास्त्री की पुस्तकों को पढ़कर व्याकरण सीखने का प्रयास करती है। उसका यह प्रयास भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो उसका यह प्रयास भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत को दर्शाता है? ध्यान से ऑप्शन दिए हुए हैं। पुस्तक विधि को दर्शा रहा है, या फिर पाठ्य पुस्तक विधि अपन इसे बोलते हैं, पाठ्य पुस्तक विधि को दर्शाता है, प्रयोग विधि को दर्शाता है, या फिर भाषा संसर्ग विधि को, या प्रासंगिक विधि को। तो पलक जो है प्रसिद्ध व्याकरण शास्त्री की पुस्तकों को पढ़कर व्याकरण सीखने का प्रयास करती है, तो उसका यह प्रयास जो है भाषा शिक्षण के प्रयोग विधि के सिद्धांत को दर्शाता है। मतलब कि प्रयोग विधि जो ऑप्शन में दिया हुआ है ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं। दिया हुआ है मोनिका पहली कक्षा को खेल द्वारा, ध्यान से, मोनिका पहली कक्षा को खेल द्वारा वर्ण सिखाती है। ठीक है, पहली कक्षा में पढ़ा रही है तो वो खेल द्वारा वर्ण सिखा रही है, खेल खेल में। तो यह किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आएगा ये बताना है आपको। पहला दिया हुआ है बहुमुखी प्रयास, दूसरा दिया है अभ्यास, तीसरा दिया है संशोधन, और दूसरा दिया हुआ है मनोरंजन। मनोरंजन दिया है, बहुमुखी प्रयास दिया है, अभ्यास या संशोधन। तो मनोरंजन रहेगा इसका सही उत्तर। वह मनोरंजन के सिद्धांत के अंतर्गत ये सब आएगा कि मोनिका पहली कक्षा के जो बच्चे हैं उनको खेल द्वारा वर्णों को सिखा रही है, मनोरंजन करके, और फिर सिखाने का प्रयास करा रही है। तो कभी कभी आप लोग ऐसा भी ध्यान दिया करें कि मनोरंजन से कोई और अच्छा ऑप्शन होता तो वो टिक करना पड़ता आपको। आगे, गरिमा है वो पेड़ को पैर बोलती है। क्या कह रहे हैं? गरिमा जो है वो पेड़ को पैर बोलती है, तो इस कारण उसके सहपाठी उसे बहुत चढ़ाते हैं। इस स्थिति में शिक्षक जो कि शिक्षण का कौन सा सिद्धांत गरिमा की सहायता कर सकता है? क्या कह रहे हैं? पेड़ को पैर बोलती है गरिमा, तो उसके जो साथ में पढ़ने वाले बच्चे हैं और वो उसे चढ़ाते हैं। तो ऐसी मतलब इस स्थिति में शिक्षण का कौन सा सिद्धांत गरिमा की सहायता कर सकता है? क्या रहेगा सही उत्तर? स्वतंत्रता का सिद्धांत है पहला, स्वयं संशोधन का सिद्धांत है, शिक्षण सूत्रों के प्रयोग का सिद्धांत है, या फिर मौखिक तथा लेखन कार्य का सिद्धांत है। सही उत्तर क्या रहेगा? स्वयं संशोधन का सिद्धांत होगा इसका सही उत्तर। ये आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है इनमें से कौन सा कार्य विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है? कौन सा कार्य है जो विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत आएगा? तो क्रिकेट सीखना, या फिर पाक कला सीखना, पकाने की कला सीखना, खाना पकाना, या फिर बागवानी सीखना, या फिर पहाड़े सीखना, पहाड़े। तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर? इनमें से कौन सा कार्य विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है? सही उत्तर रहेगा पहाड़े सीखना विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया है प्रायः देखा जाता है कि बच्चे व्याकरण विषय में ज़्यादा रुचि नहीं लेते। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो व्याकरण विषय का कठिन होना पहला कारण है, छात्रों द्वारा व्याकरण को महत्वपूर्ण ना मानना दूसरा कारण है, या फिर विद्यालयों में व्याकरण पढ़ाने के लिए पुस्तकों का प्रयोग करना तीसरा है, या फिर व्याकरण सूत्रों का प्रयोग करना। तो क्या रहेगा सही उत्तर? प्रायः देखा जाता है कि बच्चे व्याकरण विषय में ज़्यादा रुचि नहीं लेते। क्यों? क्योंकि विद्यालयों में व्याकरण पढ़ाने के लिए पुस्तकों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए। आगे चलते हैं, और इसलिए वो ज़्यादा रुचिकर नहीं बन पाता है।
भाषा शिक्षण के सिद्धांतों में से किस सिद्धांत में छात्रों को सबसे कम मेहनत करनी पड़ती है? क्या कह रहे हैं? भाषा शिक्षण के सिद्धांतों में से किस सिद्धांत में छात्रों को सबसे अधिक मेहनत करनी पड़ती है? तो कहाँ सबसे अधिक मेहनत करनी पड़ती है? प्रत्यक्ष विधि में, प्रयोग विधि में, विश्लेषण विधि में या फिर प्रासंगिक विधि में? तो सही उत्तर रहेगा प्रासंगिक विधि। प्रासंगिक विधि में उसे सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जहाँ पर दिया हुआ है भाषा शिक्षण में व्याकरण का उद्देश्य है। सही उत्तर क्या रहेगा? भाषा शिक्षण में व्याकरण का जो उद्देश्य है वह है विद्यार्थी को भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना। व्याकरण का उद्देश्य ही यही है हमेशा। मतलब कि व्याकरण का प्रमुख उद्देश्य है शुद्ध भाषा का प्रयोग करना सिखाना। हमेशा कहीं भी आपको लिखा हुआ दिखाई दे शुद्धता के रूप में व्याकरण की चर्चा हो तो आप यही ऑप्शन टिक करना। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न रहने देते हैं। अगले वीडियो में पुनः इसी प्रकार से और प्रश्नों के साथ, और आप लोग अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करें, जिससे कि विषय तो आप पढ़ ही रहे हैं लेकिन उसके अलावा भी जो आपके प्रश्न हैं वो कंप्लीट हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।